हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की गौतम नालंदा आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हिंदी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न हैं और फिर उसके बाद में इनसे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो मेरे हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं कुछ वन लाइनर टाइप के प्रश्न हिंदी से संबंधित। कुछ आपके मेरे हिसाब से आपने कुछ प्रश्नों को पढ़ रखा होगा, सॉल्व किया होगा, लेकिन कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो कुछ वन लाइनर टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सबसे पहला ये प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, देवनागरी लिपि की जो विशेषता होती है वो बाएं से दाएं ये लिपि लिखी जाती है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत की अपभ्रंश भाषा कौन सी है। तो संस्कृत की जो महत्वपूर्ण अपभ्रंश भाषा है वो पाली है। वैसे तो लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत तीनों ही हैं इसकी अपभ्रंश भाषा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी अपभ्रंश भाषा है वो पाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया अच्छे से। अधिकतर भारतीय अगला जो प्रश्न है आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप क्या है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित स्वरूप है वो आपका खड़ी बोली है। मानक का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित भाषा, जो भी श्रेष्ठ भाषा होती है, परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं। जब कोई भाषा साहित्यिक रूप धारण कर लेती है तो उसको हम परिनिष्ठित या फिर मानक भाषा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, किसी राज्य की वह आदर्श भाषा जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा किया जाता है वह कहलाती है। तो उसको मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि को संघ की भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 343 की पहली लाइन ये बात कहती है। अगला जो प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली किस अपभ्रंश कह सकते हैं या किस उपभाषा में आती है। तो उसका पूर्वी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। देखिए, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका आंसर चेन्नई है। अगला जो प्रश्न है, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। तो काव्य भाषा के रूप में ही प्रसिद्ध हुई है। पश्चिमी भाषा की बोलियां, जो प्रमुख बोलियां हैं हम उसको बता रहे हैं। तो खड़ी बोली और बुंदेली प्रमुख हैं, लेकिन कुल जो बोलियां हैं पश्चिमी भाषा की वो 5 बोलियां हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है या फिर किस अपभ्रंश से है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। अर्धमागधी अपभ्रंश की पश्चिम पूर्वी हिंदी उपभाषा से इसका संबंध है। अगला जो प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो जनरल प्रश्न है लेकिन मोस्ट है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर सबसे पहला गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी भारतीय गणराज्य की भाषा है। आर्य भाषा। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय को मुखर किया गया है। तो हिंदी के विकास के निर्देश इसमें दिए गए हैं। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर वीजी खैर होगा। अगला जो प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये 4 सितंबर 1949 को इसका निर्णय लिया गया था। लेकिन भारतवर्ष में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है 1949 से, लेकिन ये दिवस लगातार नहीं मनाया जाता था। इसकी जो शुरुआत हुई 1953 से मनाया जाता है लगातार ये दिवस। अगला जो पॉइंट है हमारा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला पॉइंट है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बिहारी में आती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 343 से 351 तक ये उल्लेख किया गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान
ने हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की? तो 14 सितंबर 1949 को प्रदान की। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 5 बोलियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से 2 बोलियां हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से 2 भाषाएं हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से 5 आपकी बोलियां हैं। मथुरा की भाषा है, मथुरा की भाषा देखिए, मथुरा की भाषा ब्रजभाषा है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होती है, लेकिन सार्थक लघुत्तम अगर इकाई पूछा जाए तो शब्द होती है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण हुआ था? तो मानकीकरण कह सकते हैं कि वर्णमाला का विकास हुआ, मानकीकरण हुआ, सही शब्दों का प्रयोग मानकीकरण कहलाता है। तो ये 1983 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का मूल रूप होता है? तो बोली होता है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, देवनागरी का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ था? तो बड़ा मोस्ट प्रश्न है, गुजरात में देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, मेवाती, देखिए राजस्थान में 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, तो मेवाती है आपकी, मेवाती राजस्थान की एक बोली है। अगला जो प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है मगही। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मगधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार में आती है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार में आती है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कुल 5 बोलियां हैं, मुख्य 2 हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का उल्लेख, तो 22 भाषाएं हैं। पंजाबी की लिपि है, गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण वर्ष यानी मानकीकरण कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पर किस चीज़ का सुझाव दिया है? तो पंचमा अक्षर आपके ड़ होता है और ड़ होता है, वह भी होता है, ये पंचमा अक्षर होते हैं। इसके स्थान पर श्याम सुंदर दास ने उचित कहा है कि आपको अनुस्वार लिखना चाहिए, बड़ा मोस्ट पॉइंट है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, इसके लिए एक ध्वनि है और एक संकेत है, ये सबसे बड़ी विशेषता है देवनागरी लिपि की। अगला प्रश्न है हमारा, देवनागरी का मूलतः आधार क्या है? तो अक्षरात्मक अक्षर से हम इसको वर्णित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है हमारा, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था इसका आयोजन। अगला जो प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयोग किए गए फॉन्ट का नाम क्या था? तो केसरी फॉन्ट या फिर तिलका फॉन्ट इसका नाम था। अगला जो प्रश्न है, लिपि विस्तार परिषद की स्थापना किसने की थी? तो शारदा चरण मिश्र ने की थी इसकी स्थापना। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1893 है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर प्रताप नारायण मिश्र होगा। देखिए अब ये हमारे कुछ वन लाइनर टाइप के प्रश्न थे, अब इससे संबंधित कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहला प्रश्न है आपका, वो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो पहला प्रश्न आपका, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो इसका आंसर देवनागरी लिपि होगा। आप सॉल्व करिए प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को संग्रह काफ़ी मोस्ट हैं। जो दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। जो तीसरा प्रश्न है आपका, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये इसकी उपभाषाएं हैं, लेकिन मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती थी, तो इसका आंसर डी होगा, यानी मगही इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त कई भाषाएं आपकी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
तो यहाँ जो इसका आंसर होगा नेपाली होगा। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, बंगला की बंगला है, सिंधी की गुरुमुखी है, नेपाली की लिपि जो है वो देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है और हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। अगला जो प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है आपकी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। अगला जो प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? मोस्ट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो जो 7वें प्रश्न है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका आंसर माना जाता है। अगला जो प्रश्न है देवनागरी लिपि, देखिए मोस्ट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये बड़ा मोस्ट प्रश्न है। तो जो 8वां प्रश्न है इसका आंसर आपका डी होगा, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो जो 9वां प्रश्न है इसका आंसर तमिल होगा। तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है। दक्षिण भारत में इसको लिखा जाता है, बोला जाता है। देखिए व्यवहार की दृष्टि से भारत के हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो व्यवहार की दृष्टि से हम कह सकते हैं व्यवहार की दृष्टि से कितने राज्य हैं? तो व्यवहार की दृष्टि से आपके 6 राज्य हैं। लेकिन कुल राज्य हिंदी जो बोली जाती है जिनको मान्यता प्राप्त है पहले नंबर पर वो 10 राज्य हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से 6 राज्य हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? तो इसका आंसर अंतस्थ ओष्ठ ध्वनि है आपकी वी, यानी वह होगा, वी आंसर है इसका। ये आपकी अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण बताना है आपको, तो ऊष्म वर्ण इसमें आपका श होगा। अगला जो प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें ये द दे रखा है, द आंसर है इसका, ये तय वर्ग की ध्वनि है। अगला जो प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। देखिए ध्वनि क, ये क दे रखा है यहाँ पर, क ध्वनि क का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ये प्रश्न थोड़ा कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, लेकिन क को पूछा है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जो आपका 14वां प्रश्न है इसका आंसर कंठे होगा। अगला जो प्रश्न है आपका दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ग बताना है। तो जो 15वां प्रश्न है इसका आंसर पहला होगा, व और फ। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठे नहीं है? तो किस वर्ण का उच्चारण कंठे नहीं है? तो आपका ड आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए हमें बताना है कौन सा सही है। ड़ और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। तो जो 17वां प्रश्न है 17वें प्रश्न का आंसर सी होगा, यानी च, छ और झ स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है, बाकी तीनों किसी न किसी प्रकार से गलत हैं। जो आपका 18वां प्रश्न है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? यानी ऊष्म ध्वनि बतानी है आपकी जो इनमें से नहीं है। तो ऊष्म ध्वनि झ नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका 19वां जो प्रश्न है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है उसको हम दंते व्यंजन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 20वां, दंतोष्ठ्य किसे कहा जाता है? देखिए दंतोष्ठ्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दूसरा होगा, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दांत और निचले होंठ के स्पर्श होने से होता है। तो इसका आंसर दूसरा होगा। अगला जो प्रश्न है 21वां, देखिए संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो संघर्षी व्यंजन आपका श होता है, इसका ए आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका इसमें बताना है आपको संयुक्ताक्षर कौन सा है? तो इसका ए आंसर होगा। जो 23वां प्रश्न है आपका अनुस्वार और अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो अनुनासिक और अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? इसका आंसर आपका नासिक की ध्वनियाँ हैं ये। अगला जो प्रश्न है आपका 24वां जो प्रश्न है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग का ट है। अगला जो प्रश्न है आपका 25वां जो प्रश्न है, देखिए हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? तो उनको हम स्वर कहते हैं।
अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी घोष नहीं है। अघोष हो सकता है, अल्पप्राण महाप्राण हो सकता है, यानी घोष सघोष को ही कहा जाता है। तो इसमें अघोष व्यंजन पूछा है आपसे। तो जो 26वां प्रश्न है इसका आंसर देखिए दूसरा होगा। पहला और दूसरा किसी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपके अघोष होते हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपके सघोष होते हैं, सघोष। अगला जो प्रश्न है आपका 27वां जो प्रश्न है, इसमें बताना है आपको कौन से व्यंजन में, कौन से शब्द में ऋषि ऋषि नहीं है। तो देखिए ऋषि ऋषि, ये जो आपका ये जो क्रिया वाला इधर से निकला हुआ पॉइंट होता है, इसको हम ऋषि ऋषि की मात्रा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो रिवाज में कोई ऋषि ऋषि नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है त्रय, जो 28वां प्रश्न है, इसका पहला वाला आंसर होगा, क्योंकि तय पे हलंत लगाएंगे और इसमें ऋषि ऋषि अलग होता है। इसमें ऋषि ऋषि पूरा है और तय आधा व्यंजन है। अगला जो प्रश्न है वाराणसी, देखिए काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास का उदाहरण है। तो इसमें बताना है आपको। जो 29वां प्रश्न है, देखिए व्यंजन विपर्यम का, इसमें व्यंजन यानी इसको हम कह सकते हैं जो आपका बिना पेट से वाला वह है, उसको हमने वह कर दिया है, यानी व्यंजन संधि के द्वारा इसको व्यक्त कर दिया है। तो व्यंजनों को जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम बोला जाता है व्यंजन विपर्यय बोला जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा टकसाली। देखिए 30वां जो प्रश्न है काफ़ी मोस्ट है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो टकसाली भाषा क्या होती है। देखिए परिनिष्ठित भाषा को, यानी जो भाषा व्याकरण का रूप धारण कर लेती है उसको हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। 31वां जो प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। 31वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी होती है। तो देखिए सबसे मोस्ट पॉइंट है 31 का आंसर तीसरा होगा, 31 का आंसर दूसरा होगा, जटिलता से सरलता की ओर। हर भाषा का उद्देश्य रहता है कि वो आसानी से किसी व्यक्ति के समझ में आ जाए। अगला जो प्रश्न है हमारा, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो जो आपका 32वां प्रश्न है, वो भाषा सरल हो जाती है। अगला जो प्रश्न है 33वां, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो 33वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका ए होगा, अविधात्मक होनी चाहिए। यानी हम प्रत्येक शब्द को और उसके प्रत्येक अक्षर को आसानी से समझने की जो कला होती है उसको हम अविधात्मक कहते हैं, या फिर अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी किसी शब्द को आसानी से समझ में आ जाना, किसी प्रकार का लक्षण ना हो उसमें, किसी प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति ना हो। अगला जो प्रश्न है 34वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था तो वो बाल गंगाधर खैर को बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, भाषा की संपर्क भाषा कौन सी है। देखिए भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो भारत की जो संपर्क भाषा है, जो 35वां प्रश्न है, वो आपकी हिंदी है। यानी भारत में हम किसी व्यक्ति से अगर संपर्क कर सकते हैं तो आपसे हिंदी आनी चाहिए, हिंदी मोस्ट है भारत के लिए। अगला जो 36वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। अगला जो प्रश्न है आपका 37वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। तो हिंदी की शैली किसे नहीं मानेंगे, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मसनवी को हिंदी की शैली, ये देखिए हिंदी की शैलियाँ जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी भी है, हिंदुस्तानी भी है और दक्षिणी हिंदी भी है, लेकिन मनसवी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है हिंदी की शैलियों में, ये शैली नहीं है। अगला जो पॉइंट है हमारा जो 38वां प्रश्न है, देखिए नीचे 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत है उसका चुनाव करना है। तो देखिए भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। देखिए भाषा जो होती है वो पैतृक संपत्ति होती है। अगला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। तो बात ठीक है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बात ठीक है। तो भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला जो प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। बड़ा मोस्ट पॉइंट है, 39 का आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? तो मालवी नहीं है, सॉरी मालवी है, बुंदेली राजस्थान की बोलियों में शामिल नहीं है। अगला जो प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि का नाम बताना है। तो विद्यापति मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है बड़ा मोस्ट है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका आपको बताना है किस राज्य की बोली है। तो 42वें प्रश्न का आंसर डी होगा, बिहार क्षेत्र में अंगिका बोली को बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका ग्वालियर। अगला जो प्रश्न है आपका, ग्वालियर की बोली क्या है? तो जो आपका 43वां प्रश्न है इसका आंसर पहला होगा, ग्वालियर की जो बोली है वो बुंदेली है। अगला जो प्रश्न है आपका, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियों में से कौन है? जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, 5 बोलियां होती हैं पश्चिमी हिंदी की, लेकिन उसमें भी जो सबसे प्रमुख है मेरे हिसाब से मोस्ट पॉइंट है, जो 44वां प्रश्न है इसका आंसर ब्रजभाषा होगा। ब्रजभाषा खड़ी बोली से भी ज़्यादा प्रमुख बोली है। अगला जो पॉइंट है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? जो 45वां प्रश्न है इसका आंसर देखिए सरगुजा इसका क्षेत्र नहीं है, धौलपुरी, मथुरा और आगरा इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा आपको बताना है ब्रजभाषा किस क्षेत्र में आती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर या पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। तो ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक बोली है। अगला बताना है आपको, सही युग्म चुनना है इसमें से। तो जो आपका 47वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी इसका पहला आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, जो आपका 48वां प्रश्न है, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो जो आपका 48वां प्रश्न है इसका आंसर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 49वां प्रश्न, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप है? रूप नहीं है, जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है वो आपको उसमें रूप बताना है। 49 का आंसर तो अवधि है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो विशेष ध्यान देना है आपको, ऐसे ही पूछा जाता कि कौन सी नहीं है, कौन सी है बोली। तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है, बिहारी हिंदी की बोली है। अगला जो प्रश्न है 51वां, देखिए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण का आधार छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो हमारा 52वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अगला जो प्रश्न है 53वां, तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती है? तो इसमें आपका आंसर बुंदेली होगा। बुंदेली तो आती है इसके अंतर्गत, अभी मिस्टेक है, बघेली इसका आंसर होगा, तीसरा इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, जो 54वां प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो डोगरी नहीं है। अगला जो प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अगला जो पॉइंट है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी बोली है, इसका आंसर दूसरा होगा। अगला जो पॉइंट है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है हमारा 58वां, देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर होगा आपका तीसरा, यानी जो 58वां प्रश्न इसका तीसरा आंसर होगा, भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है हमारा, दिल्ली व मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? दिल्ली और मेरठ के आसपास तो खड़ी बोली बोली जाती है। अगला जो प्रश्न है 60वां, हिंदी, देखिए बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? तो 60 का आंसर मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला जो पॉइंट है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? जो कौरवी हमारी भाषा है उसका उदय किससे हुआ है? तो 62 का जो प्रश्न है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत से हुआ है। अगला जो पॉइंट है, बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी बोली का नाम है, तो जो 63वां प्रश्न है इसका आंसर मगही है, मगही। अगला जो पॉइंट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो अभी आपको पहले प्रश्न का ये आंसर है, बिहारी के अंतर्गत आती है। अगला जो पॉइंट है हमारा, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं
उनका जो विकास हुआ है तो उनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला जो पॉइंट है, बिहार की राजधानी पटना में किस प्रकार की बोली क्षेत्र में स्थित है। तो जो 66वां प्रश्न है आपका, उसका आंसर सी होगा, मगही बोली जाती है पटना में, बिहार की राजधानी। अगला जो पॉइंट है 67, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उसका विकास जो अधिकतर हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो ब्राचट अपभ्रंश से हुआ है, और ब्राचट का जो विकास हुआ था वो शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला जो पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है, हिंदी के विकास का उद्भव का सही क्रम हमें बताना है। तो इसका आंसर, पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसेनी, फिर उसके बाद में पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली का विकास हुआ। अगला जो पॉइंट है हमारा 17वां जो पॉइंट है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो हिंदी में जो अधिकांश शब्द आए हैं आपके वो संस्कृत भाषा से आए हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार में आती है। तो भारूपीय भाषा परिवार में आती है। अगला जो लास्ट, अब ये प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए हैं, इसकी ये आंसर शीट है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।